हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन या फिर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम रोटी, चावल, ब्रेड्स या फिर मिठाई खाते हैं, वो बॉडी किस फॉर्म में कन्वर्ट्स करती है। तो आपका जवाब होगा आई होप टू एनी ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट्स करती है। तो दूसरा सवाल होगा मेरा ये कि अगर ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन बॉडी के सेल के अंदर तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि मैम ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, ब्लड में शुगर बढ़ना इज़ अ डायबिटीज़ मेलाइटस। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका रीज़न होता है पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स कम बनता है या फिर बॉडी के इंसुलिन यूज़ नहीं कर पाती है। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। डायबिटीज़ मतलब हाई ब्लड शुगर ड्यू टू द इंसुलिन प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि डायबिटीज़ एक ग्रीक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है टू पास थ्रू, मतलब यानी बार बार यूरिन का पास होना। और मेलाइटस इज़ द लैटिन वर्ड्स जिसका मतलब होता है स्वीट्स लाइक अ हनी। पुराने टाइम में डॉक्टर पेशेंट्स के यूरिन में स्वीटनेस को देखकर डायबिटीज़ डिटेक्ट करते थे, इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस को स्वीट्स यूरिन डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं। रोल क्या है, इंसुलिन का रोल क्या है। तो इंसुलिन का बहुत इम्पॉर्टेंट, इंसुलिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स दैट रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। और अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये मैंने कहा कि इंसुलिन जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने का काम करती है। ये सीक्रेट्स होती है बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज से, और जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता है, वैसे ही इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को मसल्स में, फैट्स में और लीवर सेल्स में इंटर करा देती है और वहाँ से एनर्जी स्टोर हो जाता है, और स्टोर होना होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मान लो किसी वजह से हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट हो गया इस इंसुलिन का, तो ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड्स में हमेशा ग्लूकोज लेवल जो होगा बढ़ा होगा। थोड़ा से हम लोग इंसुलिन के बारे में यहाँ जानेंगे कि इंसुलिन को बायोकेमिस्ट्री में भगवान का दर्जा दिया गया, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन्स है जिसको हमारे बायोकेमिस्ट्री के लैब में बनाया गया है। तो स्टूडेंट, इंसुलिन बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है जो ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन ना हो यानी या सही तरीके से काम ना करे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है, उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसलिए इंसुलिन को हम शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। ये इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक पेप्टाइड्स हार्मोन्स होती है जो पेनक्रियाज के बीटा सेल के द्वारा प्रोड्यूस या फिर सीक्रेट्स होती है। इसका मेन ही काम होता है ब्लड ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड से ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स के अंदर पहुंचाना और ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल्स करना। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाते ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है,
और इस ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ते हुए देखकर हमारा पेनक्रियास किसको रिलीज़ करता है? इंसुलिन को रिलीज़ करता है। और ये इंसुलिन हमारे सेल के पास जाता है, उसके चैनल्स या फिर उसके गेट्स को ओपन करता है और सेल के अंदर ग्लूकोज एंट्री करती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में क्या हो जाती है? स्टोर होती दिखाई देती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम एक ऑटो इम्यून्स डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं, और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, अगर गलती से वो पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इज कॉजिंग ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसलिए पेशेंट्स को लाइफ टाइम इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ये डिजीज़ मोस्टली ऑफ द बच्चों में या फिर जो यंग एज के पर्सन होते हैं उनमें दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं टाइप्स 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, तो मैंने कहा कि ये क्या होती है? एक ऑटो इम्यून्स का मतलब होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली हमें किसी बैक्टीरिया, किसी वायरसेस से बचाती है, गलती से अपनी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स पे अटैक करने लगे तो डायबिटीज़ में इम्यून सिस्टम पेनक्रियास के लैंगरहैंसा बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बीटा सेल्स का काम ही होता है इंसुलिन हार्मोन्स को बनाना। जब वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देगा और ये बहुत ही कम इंसुलिन बनता है, और इंसुलिन के बिना ग्लूकोज बॉडी के सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है। इसकी वजह से ब्लड में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर इंसुलिन न दिया जाए तो पेशेंट की कंडीशन इतनी सीरियस हो जाती है कि उसे डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस जैसी इमरजेंसी डेवलप हो जाती है। ये डिज़ीज़ अधिकतर जो है चिल्ड्रेंस, एल्डोरेंस और यंग्स एडल्ट्स में देखी गई है। इससे पहले इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस आईडीडीएम के भी नाम से जानते थे। मान लो, अगर एक एग्जाम्पल्स की तरह समझें, अगर पेनक्रियास को एक फैक्ट्री मान लें और बीटा सेल्स उस फैक्ट्री का वर्कर है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इम्यून सिस्टम उन वर्कर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जो वर्कर ही नहीं रहेंगे तो इंसुलिन के नाम का प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। इसलिए बार बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने ज़रूरी होते हैं, और दिस एग्जाम्पल्स इज़ द मेक कंसेप्ट ईजी। अब हम कहें कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें होता क्या है बेसिकली, जब वो कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी सेल्स इंसुलिन को पहचान ना पाए या फिर इंसुलिन से, देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे कॉमन टाइप्स है कि ये लगभग 90 to 95 डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो टाइप 2 के डायबिटीज़ मेलाइटिस से अफेक्टेड होते हैं। ये डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है और अधिकतर एडल्ट्स में देखी गई है, लेकिन आजकल ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स की वजह से यंग्स एडल्ट्स और टीनेजर्स में भी ये बढ़ रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पेनक्रियास
जो कि इंसुलिन बनाता है, लेकिन बॉडी की सेल्स इंसुलिन को सही रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, या फिर उस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब इंसुलिन जो की तरह काम कर रही थी, जो कि हमारा जो सेल है उसके लॉक में की अच्छी तरह से अगर रिकोनाइज नहीं करेगी, इसलिए ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर्स लेवल बढ़ जाते हैं। समय के साथ पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे बीटा सेल्स भी थक जाते हैं और वो इंसुलिन प्रोडक्शंस जो है वो कम होने लगता है। इसलिए डिजीज़, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट्स, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीजिंग एज, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर्स या फिर सेडेनेटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से होता है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, आपके लाइफस्टाइल्स मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनहेल्दी बैलेंस डाइट्स को हेल्दी बैलेंस डाइट्स में कन्वर्ट करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, वेट्स कम करो, ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स को लो और ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा मॉनिटर्स करते रहो। अब आता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि जिसको हम जीडीएम्स के नाम से जानते हैं। और ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है प्रेगनेंसी के दौरान, यूजुअली जब फीमेल 24 to 28 प्रेगनेंसी होती है, उस कंडीशंस में देखा गया है। पहली बार ये डिटेक्ट होती है और प्रेगनेंसी के समय प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है और इंसुलिन की एक्शंस को कम कर देता है। इसी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंसी बढ़ जाती है और ब्लड शुगर्स लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। हर प्रेग्नेंट वुमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन जिन महिलाओं में ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ या फिर प्रीवियस में जीडीएम या फिर इंक्रीजिंग मैटरनल्स एज में होती है, उन्हें ज़्यादातर ये रिस्क देखा गया है। लेकिन डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर अक्सर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसी मदर को फ्यूचर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने में के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेबी में भी ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ रिस्क फ्यूचर में बढ़ जाता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओजीटी कराते हैं। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के 24 to 28 वीक के बीच में हम इसे रिकमेंड्स करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट्स है, आप हेल्दी डाइट्स लेते रहिए, रेगुलर डॉक्टर के एडवाइस से लाइट एक्सरसाइज करिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर्स करिए। अगर डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल ना हो तो इंसुलिन थेरेपी भी दी जाती है। बेसिकली ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है और नॉर्मल्स आफ्टर रिटर्न टू नॉर्मल्स आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद हो सकता है कि फ्यूचर में रिस्क इसके बढ़ सकते हैं। एक और अदर स्पेसिफिक टाइप्स की डायबिटीज़ होती है। इसमें अगर आप किसी मेडिकल कंडीशंस या फिर मेडिसिन्स की वजह से होती है, कोई को इसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक डायबिटीज़ या फिर पेनक्रियाज ऑफ डिजीज़ ऑफ पेनक्रिया, जैसे पेनक्रियाटिक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, किसी ड्रग्स की वजह से, किसी इन्फेक्शंस की वजह से जैसे रूबिला वगैरह है उसकी वजह से, और जेनेटिक सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम जैसे कंडीशंस में देखा गया है। तो अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ क्या होती है, किसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। अगर पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को या फिर किसी क्लोज वन में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप अनहेल्दी डाइट्स ले रहे हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जंक्स ज़्यादा ले रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस। एजिंग फैक्टर्स हैं। अगर आपके डायबिटीज़ का रिस्क जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली 40 to 45 एज में देखा गया है, आपको बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल्स की वजह से भी जो होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे में क्रूसिंग सिंड्रोम्स है, हाइपरथायराइडिज्म्स जो है, ये भी क्या करते हैं, लीड्स करते हैं आप द डायबिटीज़ मेलाइटस को। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होती
होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी हाई ब्लड शुगर्स लेवल देखा गया है बढ़ते हुए। बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस भी है, पेनक्रियाज, लीवर्स और बहुत सारे पीसीओडीएस इन्फेक्शंस, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो डेवलप हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके पैथोफिजियोलॉजी कंडीशंस क्या होती है। देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये क्या है, एक तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसमें क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया जो है हो सकती है, रिजल्ट टू द इंसुलिन, अगर किसी वजह से इंसुलिन डिफेक्टेड हो जाए, इंसुलिन एक्शंस कम हो जाए उसकी वजह से। तो देखो, अगर मान लो अगर मान लीजिए हम लोग अब जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉर्मली जब हम फूड्स को खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट्स होता है। अब ग्लूकोज ब्लड्स में एब्जॉर्ब होता है और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज़ करती है। इस इंसुलिन ग्लूकोज की बॉडी के सेल्स के अंदर ले जाता है जहाँ पे ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। डायबिटीज़ मेन इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाती है, सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं मिलती है, बॉडी फैट्स और प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी बनाती है, इसलिए वेट लॉस या फिर कीटोन बॉडीज़ बनने लगती है और इसकी वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में आता है हमारा 3PS इसको कहते हैं। इसके सिम्टम्स को पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन का आना या फिर ज़्यादा यूरिन का आना, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफागिया बहुत ज़्यादा भूख लगना। इसके अलावा वेट लॉस होगी, वीकनेस होगा, ब्लड विजन होगी, घाव भरने में टाइम लगेगा, बार बार इन्फेक्शंस होंगे, माउथ ड्राई होते जाएंगे, इचिंग होगी, नमनेस हैंड और फीट्स में कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे कि हम कैसे इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला इसका डायग्नोसिस होता है हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको FBS के नाम से जानते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को 8 से 12 घंटे तक फास्टिंग के बाद दिया जाता है। टेस्ट से पता चलता है कि बॉडी फास्टिंग स्टेज में ब्लड ग्लूकोज कितना अच्छे से कंट्रोल करती है। नॉर्मली ये 70 to 99 mg/dl होता है, लेकिन अगर एक प्री डायबिटीज़ कंडीशन है तो वो 100 से 125 mg/dl होगा और एक डायबिटीज़ कंडीशंस में 126 mg/dl अलग अलग टेस्ट्स में अलग अलग भी हो सकता है। पोस्टपेरिटियल ब्लड शुगर्स में क्या होता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद क्या आ जाता है, इससे पता चलता है कि मील्स के बाद बॉडी ग्लूकोज को कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करी। नॉर्मली ये << 140 mg/dl होता है। प्री डायबिटीज़ में 140 to 199 mg/dl और डायबिटीज़ में 200 से भी ज़्यादा mg/dl होता है। ये टेस्ट इंसुलिन की एफिशिएंसी को इवेपोलेट्स करने में मदद करती है। फिर आता है हमारा रैंडम ब्लड टेस्ट दिन के किसी भी समय पे हम करा सकते हैं। न यहाँ पे फास्टिंग की ज़रूरत होती है और न ही इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। रैंडमली अगर 200 से ज़्यादा अगर आपका आता है तो दैट इज़ द कॉजिंग ऑफ द डायबिटीज़। एक होता है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम OGTT के नाम से जानते हैं, जिसमें पेशेंट्स को 75 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन को पिलाया जाता है और 2 घंटे बाद ब्लड शुगर दोबारा चेक किया जाता है। अगर नॉर्मल रहा, << 140 रहा तो ठीक है। अगर प्री डायबिटीज़ है तो 140 to 99 mg/dl, अगर डायबिटीज़ है तो 2 से भी ज़्यादा आ सकता है। HbA1c जो कि ये टेस्ट बताता है कि पिछले 2 से 3 महीने में पेशेंट्स के एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स कितना होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो हीमोग्लोबिन
के साथ जुड़ के ग्लाइसिटेड हीमोग्लोबिन HbA1c बनाता है और रेड ब्लड की सेल की जो लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। तो नियर अबाउट इसकी वजह से HbA1c लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल के बेस्ट इंडिकेटर्स माना गया है। अगर नॉर्मल लेस देन 5.7, अगर प्री डायबिटीज 5.7 to 6.4%, अगर डायबिटीज़ है तो 6.5% से भी ज़्यादा हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में। देखो, अगर आपने सही तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज नहीं किया तो उससे सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट्स कॉम्प्लिकेशंस और बोलते हैं हम उसको क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। तो एक्यूट्स जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में तुरंत होने वाला, क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक रहने की वजह से होने वाला। तो हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ कीटोसिस और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हो सकती है। अगर कॉम्प्लिकेशंस वाले हैं तो रेटिनोपैथी मतलब आइज़ को डैमेज कर सकता है, किडनी को नेफ्रोपैथी किडनी को डैमेज करेगा, न्यूरोपैथी नर्व्स को डैमेज करेगा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ और डायबिटिक फुट अल्सर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हम इसको मैनेज करें, कैसे करें? हम ब्लड जो हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको नॉर्मली मेंटेन करने का मतलब है कि हमारा ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल्स रहे और जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट्स कर सकते हैं। अच्छी डाइट्स लें, फाइबर्स रिच डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट्स को मैनेजमेंट करें, एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस को लेते रहें, अगर इंसुलिन थेरेपी लेनी है वो लें, रेगुलर ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर्स करें, लाइफस्टाइल्स को थोड़ा चेंज करें, पेशेंट्स को स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शंस को बताएं, स्ट्रेस को मैनेज करें योगा मेडिटेशंस के थ्रू हमें, और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ 2 मेलाइटस मेंटेनिंग ऑफ द, अगर आपको डायबिटीज़ 2 मेलाइटस की बात करें तो इसको प्रिवेंट्स करने के लिए हेल्दी बॉडी वेट्स, कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट्स और engaging in the regular physical activity, excess intake of the sugar foods and the beverages, maintaining stress और adequate sleepings और regular healthy स्क्रीमिंग और फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो हमने आज पूरा डायबिटीज़ मेलाइटस को पढ़ा है जो कि एक जो है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।